रासायनिक बल गतिकी चैप्टर 4। तो रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं? तो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। मतलब रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया का दर कैसा है, उसको प्रभावित करने वाला कारक, उस कारक में कौन कौन है, उसका सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है उसी को कहा जाता है रासायनिक बल गतिकी। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार किसके आधार पर? वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। पहला तीव्र अभिक्रिया, दूसरा अति मंद अभिक्रिया और तीसरा मंद अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब जिस अभिक्रिया को होने में 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है, तो जो 1 सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 1 सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। अतः इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए इन अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 1 सेकेंड से भी कम समय में अभिक्रिया कर लेते हैं, तो इसका वेग ज्ञात करना मुश्किल है। एग्जाम्पल में जैसे आयनिक अभिक्रियाएं NaCl प्लस AgNO3, जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद बनता है NaNO3 प्लस AgCl का सफ़ेद अवक्षेप। यहाँ नीचे की ओर तीर के निशान जो बता रहे हैं कि अवक्षेप, अवक्षेप मतलब कुछ ठोस पदार्थ, जो कुछ ठोस पदार्थ बनता है वो कहलाता है अवक्षेप। तो ये हो गया तीव्र अभिक्रियाएं जिसका हम क्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं? वेग। इसका वेग हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्द हो जाता है। कितना जल्द? 1 सेकेंड से भी पहले। दूसरा है अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन। अति मंद अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कुछ महीने व वर्षों में भी अभिक्रिया के प्रारंभ होने की जानकारी भी नहीं मिलती है, अर्थात कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। इनका वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। एक अभिक्रिया है तीव्र अभिक्रिया जो सेकेंड से भी पहले हो जाता है, तो इतना जल्दी हो जाता है कि उसका वेग नहीं ज्ञात कर सकते। और दूसरा है अति मंद अभिक्रिया, इतना देर में होता है कि इसका भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कभी कभी महीना लगता है, कभी कभी सालों लग जाता है। जैसे लोहा में जंग लगना, ये भी एक अभिक्रिया है। अब लोहा में जंग लगना कभी कभी ऐसा होता है कि बस बारिश आया, पानी पड़ा, हवा के संपर्क में आया और जंग लग गया। और कभी कभी पता चला सालों भर में भी इसमें जंग, कोई लोहा में बहुत जल्दी जंग लग जाएगा तो किसी में देर में, तो हम इसको भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला जो तीव्र है सेकेंडों से पहले हो जाता है, उसका भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और दूसरा महीना लगेगा कि साल लगेगा वो नहीं पता है, तो इसका भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये कहलाता है अति मंद अभिक्रिया। और तीसरा है मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। अब ये मंद अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ मिनट लगता है या घंटा लगता है
उस अवधि के दौरान ये पूर्ण हो जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? मंद अभिक्रिया कहते हैं। इसका वेग ज्ञात किया जा सकता है। अब जैसे H2O2, अब अभिक्रिया करने के बाद H2O और प्लस O2 में टूट जाएगा। इस अध्याय में पूर्ण रूप से मंद अभिक्रिया का ही अध्ययन किया जाएगा। मतलब यहाँ है 3 प्रकार का अभिक्रिया, मुख्यतः 3 प्रकार का। कौन कौन? तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अति मंद का ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो बचा है कौन? तो ये अध्याय में पढ़ेंगे पूरा किस अभिक्रिया के बारे में? मंद अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया का दर या वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर या वेग, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग किसे कहेंगे? तो एकांक समय में, एकांक समय मतलब 1 मिनट में, 1 घंटा में, तो एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, उसका सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, तो सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। तो कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यही है अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग। जहाँ पर डेल्टा C सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा T समय का अंतराल, C सांद्रता में परिवर्तन, T समय का अंतराल, जिसका मात्रक की लिखल है बता? पर आगे मोल के बाद अब अगला औसत दर या वेग, एवरेज रेट। किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहलाता है। औसत वेग या दर किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहलाता है या कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिख ले हो, एवरेज प्लस माइनस डेल्टा C जो अभिकारक के लिए है, और प्लस डेल्टा जो उत्पाद P के लिए, R अभिकारक के लिए रिएक्शन और P उत्पाद के लिए। अब ओकर आगे देख, अभिकारक के लिए एवरेज माइनस डेल्टा R2 माइनस R1 और डेल्टा T2 माइनस T1, ये दोनों अपना अपना अंतराल बता रहा है। ये अभिकारक के लिए। उत्पाद के लिए एवरेज डेल्टा P बटा डेल्टा T, तो P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1। तो R है अभिकारकों की सांद्रता और P है उत्पादों की सांद्रता। अब अगला है तात्क्षणिक वेग या दर। तो किसी निश्चित समय क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का
तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। जो तात्क्षणिक वेग होता है वही अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? तो किसी भी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, मतलब कोई भी समय अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में क्या हो जाए? परिवर्तन। अच्छा, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं? बताओ। जैसे मान लिया जाए एक अभिक्रिया करावल जाए H2 प्लस O2 के, तो बनेते कि H2O यानी जल। तो H2 प्लस O2 तीर के निशान और उधर जाके H2O। तो तीर के निशान के पहले जो है वो अभिकारक है और तीर के निशान के बाद जो बनल वो उत्पाद है। तो अभिकारक में हो गए H2 प्लस O2 और उत्पाद में H2O। तो यहाँ यही है तात्क्षणिक वेग में कि किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। जिसे लिख सकते हैं प्लस माइनस dc बटा dt। dc मतलब सांद्रता में परिवर्तन और t मतलब समय में परिवर्तन, टाइम में परिवर्तन। वही हो जाएगा माइनस d इंटू आर बटा dt। तो वहाँ पर r रहे तो r मतलब अभिकारक और p मतलब उत्पाद। तो ये दोनों रह सकता है, r भी रह सकता है या p भी रह सकता है। अभिकारक में हो परिवर्तन या फिर उत्पाद में परिवर्तन। तो एक जगह d इंटू आर और दूसरा जगह d इंटू p। तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक इस तरह से देख, तीर के ही साइड r है a प्लस b और तीर के उस साइड p प्रोडक्ट, यानी इधर अभिकारक और उधर उत्पाद। तो सूत्र होकर आगे इस तरह से आ जाते माइनस डी ए बटा डी टी बराबर माइनस डी बी बटा डी टी बराबर डी सी बटा डी टी बराबर प्लस डी बटा डी टी। ओकर आगे वही इधर हल कैलो। ओकर आगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब जब भी कहीं कोई अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया को कौन कौन प्रभावित करेगा? अगर मान लीजिए हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन को कौन कौन प्रभावित करेगा? जैसे उदाहरण के लिए चावल से भात बन रहा है, वो भी तो अभिक्रिया हो रही है। अब उसे कौन प्रभावित करेगा? ताप प्रभावित कर सकता है। अगर ताप ठीक ठाक रहेगा तो जल्दी बनेगा और ताप ठीक ठाक न रहे तो देर करेगा वो बनने में, यानी उसका जो अभिक्रिया है वो देर होगा। दाब पर निर्भर करेगा। दाब कहने का मतलब अगर उसके ऊपर ढक्कन है तो जल्दी होगा, ढक्कन हटा दे तो थोड़ा लेट लगेगा। उस ताप हो गया, दाब हो गया। अब उसके अलावा कुछ ऐसा वस्तु होता है जिसमें उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक किसको कहते हैं? तो उत्प्रेरक वो है जो करता कुछ नहीं है लेकिन उसके बिना कुछ होगा भी नहीं, वही कहलाएगा उत्प्रेरक। जैसे उदाहरण के लिए घर में कोई माता पिता जो अनपढ़ हैं, पढ़े ले कुछ नहीं आता। अब कोई मान लीजिए छोटा भाई या बहन जे कुछ पढ़ रहे हैं और ओकरा मान लीजिए मैथ में कुछ बना रहे और बनबे नहीं आ रही, तोरा सबसे पूछल को भगा दही कि नहीं बतेबू? अब वो तो नहीं सीख ले। अब माता या पिता एक डंटा ले गेलखुन रे के कहो नहीं बतेबू, बतबो कि नहीं? बेटी बताओ अभी तुरंत तो बतई नहीं, डरे से वो सीख गए। अब एक माता पिता की किलखिन, हकीकत में तो कुछो नहीं किलखिन,
वो सिर्फ डरेलखिन, उनकर उपस्थिति में तो वो काम कहीं, वो सिर्फ वहाँ खड़ी हलखिन जकर कारण तो बतैनी, अगर वो खड़ी नहीं रहती तब तो नहीं बतैती। ठीक उसी प्रकार अभिक्रिया में कुछ ऐसा वस्तु होता है, जैसे उदाहरण के लिए कभी कोई खाद्य पदार्थ सिझाना हो, कोई एकरा में सोडा डाल दे, जल्दी सिझता, सोडा करो है कि न तो स्वाद बनबो है। या फिर कोई वैसन सामान समोसा गोलगप्पा ये सब बनबे वाला, ओकरा में सोडा डालो है, खाए वाला सोडा, ओकरा से की होबो है, ओकर कोई खास स्वाद तो नहीं है, लेकिन शायद ओकरा से मुलायम रहोते, या गोलगप्पा फूलो होते, यानी ओकर उपस्थिति के कारण अभिक्रिया ज़्यादा अच्छा से हो रहा, तो ओकरे बोलो है उत्प्रेरक। जो करो है कुछ नहीं, लेकिन ओकर उपस्थिति रहो है तबे कार्य होबो है, तो वही कह लेते उत्प्रेरक। जैसे उदाहरण के लिए दूध ज़्यादा गर्म होला के बाद खोलला के बाद उधियाए लगते, अब उत्प्रेरक के रूप में ओकर ऊपर से पानी के छींटा मारते, वो पानी के छींटा की बहुत ज़्यादा दूध के बढ़ा देते, उतना से बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं बढ़ जीते। अच्छा, दूध में कोई परिवर्तन भी नहीं होते उतना से, ऐसा नहीं कोई कहते कि बहुत ज़्यादा पानी मिल गए हम, लेकिन ओकर चलते से वो अपना अभिक्रिया धीमा कर देते, जो तेज से उधिया रहे धीमा हो जाते, केकर उपस्थिति में उत्प्रेरक। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन कौन करता है, तो उत्प्रेरक भी उसमें है। इसके अलावा और क्या होता है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल भी है। अब डिटेल से देख, तो पहला अभिकारकों की सांद्रता, यदि किसी रासायनिक अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो कणों की संख्या बढ़ने के कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। मतलब अगर कोई अभिकारक का सांद्रता बढ़ाया जाए, अगर उसका हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसमें जो कण होगा उसका संख्या भी बढ़ेगा, और जब कण का संख्या बढ़ेगा तो उसमें आपस में टक्कर भी बढ़ेगा, और जब टक्कर बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग अपने आप बढ़ेगा। तो पहला निर्भर करता है, प्रभावित कौन करता है, अभिकारकों का सांद्रता। दूसरा ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण उनके बीच होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात प्रभावित टक्कर अधिक हो जाते हैं, अतः उत्पाद अधिक बनता है, अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। मतलब अगर ताप अधिक होगा तो अणु का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और अगर अणु का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो जिसके कारण उसमें टक्कर का संख्या भी बढ़ेगा, और टक्कर का संख्या अगर अधिक होता है तो उत्पाद अधिक बनेगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये भी प्रभावित करता है। 10 डिग्री सी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना बढ़ जाता है। मतलब अगर ताप को 10 डिग्री सी बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु गर्म किया जा रहा है 100 डिग्री सी पर, अगर जैसे ही उसको 110 डिग्री सी करें तो उसका जो अभिक्रिया है डबल हो जाएगा, यानी 10 डिग्री सी ताप जैसे ही बढ़ाए तो उसका अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो ये हो गया ताप का प्रभाव। अगला है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो धनात्मक, अब उत्प्रेरक भी दो प्रकार का, एक धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा धनात्मक मतलब जो प्लस कर दे, ऋणात्मक मतलब जो, अब जैसे उदाहरण के लिए वही बच्चा के पढ़े वाला में दो तरह के, एक अगर वो कह दे कि नहीं बता रहा, डरा दल के रे बतबो ही कि नहीं, बता दल के सीख दल गए। और दूसरा उत्प्रेरक माता पिता ही कोई ऋणात्मक जैसा हो, वो बोल रहे देखो पूछ रही नहीं बतबो, नहीं बतबो तो छोड़ दे, चल बंद कर, चल काम करे ले, नहीं बतबो तो अब तो वहाँ से नहीं सीखेगा। लेकिन वो नहीं सीखा किसके उपस्थिति में, वो कुछ नहीं किए, बस बोले और चल दिया। तो एक होता धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा
तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है क्योंकि इसका सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है क्योंकि वह सक्रियण जो होता है उसे कम कर देता है। तो यही है उत्प्रेरक का प्रभाव। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ा देगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया को घटा देगा। अब अगला अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब अगर अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो अभिक्रिया भी ज़्यादा करेगा, क्षेत्रफल कम होगा अभिक्रिया भी कम करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि 1 गिलास पानी ले और ओकरा गैस पर गर्म कर, आ दूसरा जगह वही 1 गिलास पानी के थाली में डाल दे, अब गर्म कर, कौन जल्दी गर्म होते? एकर मतलब जकर क्षेत्रफल ज़्यादा उसका अभिक्रिया करने का दर भी ज़्यादा, और जिसका क्षेत्रफल कम, क्या कि पानी तो उतना ही है लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो जल्दी होगा और कम होगा तो देर में होगा, ठंडा भी और गर्म भी दोनों स्थिति में। तो अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। अगला है दाब का प्रभाव। किसी गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने से आयतन घट जाता है, जिसके कारण अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मतलब कोई गैसीय अभिक्रिया है जिसका जैसे ही दाब बढ़ाएंगे आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाएगा। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि इतना सा रुई है, ओकरा कस के दाब, आयतन की होते घट जेते। और अगर आयतन घट जाएगा तो उसका वेग अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाने के कारण तो यहाँ पर यही है कि किसी गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने से आयतन घट जाता है, जिसके कारण अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, अतः अभिकारक का वेग बढ़ जाता है। अब अगला अभिकारकों की प्रकृति का प्रभाव। अभिकारकों की प्रकृति का प्रभाव। अब अभिकारक जैसा प्रकृति का होगा वो अनुसार से वो उसका वेग बढ़ेगा या घटेगा। गैसीय अभिक्रिया का वेग, अब यहाँ पर वेग जो है वो किसका ज़्यादा होगा? तो गैस का वेग सबसे ज़्यादा होगा, सबसे तेज़ी से अभिक्रिया करेगा। द्रव उससे कम और ठोस सबसे कम। जैसे उदाहरण के लिए जब खाना जब गर्म रहता है उस समय उसका सुगंध आवे बहुत अच्छा, ये भी जैसे जैसे ठंडा होते जाए उसका सुगंध खत्म होते जाए। कारण जब वो गर्म है तो वो अभी गैसीय अवस्था में है, उससे गैस भाप बन के निकल रहा है और तेज़ी से वायुमंडल में अभिक्रिया कर रहा है। तो गैस जो है उसका वेग तेज होगा और उससे कम वेग किसका होगा? द्रव का, और सबसे कम वेग ठोस का होगा। तो ये गैसीय अभिक्रिया का वेग, उससे कम है द्रव अभिकारक का वेग और सबसे कम है ठोस से ठोस अभिकारक का वेग। अगला है माध्यम की प्रकृति पर। आयनिक अभिकारक या ध्रुवीय अभिकारक की अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायक में अधिक होता है, जबकि अध्रुवीय विलायक में कम होता है। मतलब जो आयनिक अभिकारक या ध्रुवीय अभिकारक की अभिक्रिया का वेग है वो ध्रुवीय विलायक में अधिक होगा, जबकि अध्रुवीय विलायक में क्या होगा? कम होगा। अध्रुवीय विलायक में कम होता है। अगला है विकिरण का प्रभाव। कुछ अभिक्रियाओं का वेग विकिरण के प्रभाव से बढ़ जाता है। मतलब कुछ अभिक्रिया है जिसका विकिरण जब होता है तो उसका वेग अपने आप बढ़ जाता है। जैसे H2 प्लस Cl2, अब जब ये विकिरण तीर के ऊपर लिखल है कुछ, तो वो ये विकिरण तब ये बना लेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस।
अब अभिक्रिया का वेग का नियम। तो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण अभिक्रिया के वेग समीकरण या वेग नियम कहलाती है। इसे वेग नियम समीकरण भी कहते हैं। तो ये है अभिक्रिया के वेग नियम। अब अभिक्रिया के वेग का नियम कल फिर से समझेंगे, यहीं तक रह रही है।